गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 19 अक्टूबर एंड डे है ट्यूसडे। तो सबसे पहली बात यार, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 500 मेंबर्स के बहुत ही क्लोज हो गए हैं, 480 के आसपास हो गए हैं। तो आपको जो है नीचे एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पहली बात होती है कि ये PDF जो इकोनॉमिक टाइम्स होती है वो मैं 7 बजे के आसपास सुबह डाल देता हूँ। तो अगर आप चाहें तो उसके बाद आप खुद भी थोड़ा एक दो आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, या एक दो पेजेस जो हम कवर करते हैं उसको रीड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग देखने से कितनी डेवलप हो रही है। सेकंड होता है कि यार, अगर आपको कोई ZET वेल्थ एक मैगजीन आती है फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसकी भी PDF मैं बना के डाल देता हूँ। मंडे को ही आती है वो, जैसे आज भी आई है जैसे, तो उसकी PDF आपको उसके अंदर मिल जाएगी। और तीसरी बात होती है कि अगर जैसे कोई इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ होती है पूरे दिन के अंदर होती है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले सेंसेक्स आपका 60,000 क्रॉस किया था, तो वो भी मैंने ग्रुप के ऊपर उसी दिन डाल दिया था, शाम के आसपास हुआ था। तो ऐसी अगर कोई भी न्यूज़ होती है तो वो भी मैं इसके ऊपर इंटरेस्टिंग न्यूज़ की तरह शेयर करता रहता हूँ। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको एक नीचे लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। अच्छा, इसमें पहले मैं कुछ हो सकता है कि बीच में एक सेकंड का पॉज लूँ, हर मतलब आपकी जो न्यूज़ खत्म हो रही है उसके बाद, क्योंकि मैं टाइम स्टैम्प यहाँ पे नोट कर लूँगा। और आज वाली वीडियो से आपको चैप्टर्स की फॉर्म में जो है वीडियो मिलेगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज वाली में नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट डे से मिल जाएंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। मार्केट बुल्स कंटिन्यू टू रन ऑन अ वन वे दलाल स्ट्रीट। बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ। इसके अंदर हुआ क्या बेसिकली कि जो आपके बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स हैं आपके, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, ये बताना पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, और उसकी वजह से ग्लोबल, अच्छा बॉन्ड यील्ड बढ़ने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपको बॉन्ड के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है, यानी कि गवर्नमेंट को आप लोन दे रहे हैं एक तरह से, और गवर्नमेंट पहले मान लेते 10% दे रही थी, तो 12% दे रही है। तो बेसिकली इस तरह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं। तो इससे होता क्या है कि जो लोग 10% में नहीं देना चाह रहे थे गवर्नमेंट को लोन, उसमें से बहुत सारे लोग 12% पे दे देंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि स्टॉक मार्केट से 12% कमाना बहुत एक तरह से मुश्किल बात होती है। तो इस तरह से ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फर्मिंग ऑयल प्राइसेस, यानी कि आपके ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा फर्म हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा एक सेट रेंज के अंदर आ गए हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि लोग ऑयल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर प्राइसेस फ्यूचर के अंदर बढ़ते हैं, जो कि ऑयल के इनएविटेबल है, ऑयल के बढ़ेंगे बढ़ेंगे प्राइसेस अभी फ्यूचर के अंदर, तो इसकी वजह से लोग फ्यूचर के उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो मनी कहाँ से आएगी? तो कुछ ना कुछ उसमें से अमाउंट जो है, उस अमाउंट में से निकलेगा जो लोग स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। तो इस वजह से बेसिकली वहाँ पर ये चीज़ें, मतलब इन चीज़ों के बावजूद भी आपका जो मार्केट बोल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली जो है बिहेव कर रहे हैं, और टोटल इकोनॉमी मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर मनी बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी। ये पूरी लॉजिक है इस न्यूज़ के पीछे। यहाँ पे हुआ क्या, अब इस लॉजिक की वजह से दो चीज़ें पता चली हैं। पता क्या चला, मतलब दो चीज़ें हुई हैं बेसिकली। सेंसेक्स आपका क्लोजर हो गया है 62,000 के, और निफ्टी क्रॉसेस फिर 18,500 इंट्राडे। अब इसमें क्या है बेसिकली, सॉरी, इसके अंदर वो क्या बेसिकली कि सेंसेक्स तो आपका 62,000 के आसपास पहुंच ही गया क्लोजिंग प्राइस पर। अब निफ्टी जो है, मतलब दिन के बीच में, कल मंडे था, कल आपका स्टॉक मार्केट वापस से खुला था, मतलब सैटरडे संडे को बंद रहता है, तो कल वापस से खुला था, और कल पूरे दिन के अंदर निफ्टी के अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हुए। तो उसी फ्लक्चुएशंस के बीच में निफ्टी का आपको चार्ट भी दिखेगा कल का, तो ये आपका 18,500 के आसपास क्लोज हो गया, मतलब बेसिकली इस तरह से कि 18,500 को क्रॉस कर गया था पूरे दिन के अंदर। ऐसा नहीं हुआ, क्लोजिंग प्राइस थोड़ा सा नीचे हो गया, 18,476 का यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका, और 18,500 को क्रॉस कर गया था दिन के बीच में। जो आपको ये वाली पहाड़ जैसा ही फिगर दिख रहा है, ये वाला जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह क्रॉस कर दिया इसने। तो इस तरह से बेसिकली आपका इन्फोसिस ने कल काफ़ी ज़्यादा जंप किया, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये आपका 4% के आसपास इन्होंने इंक्रीज़ किया, तो सेंसेक्स का मतलब काफ़ी ज़्यादा वो था। तो हमने जो पूरा देख लिया यहाँ पर। और अगर आपको ये भी जानना है कि जो राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स हैं वो क्यों हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा एक लॉजिक दिया इसके पीछे का। द US फेडरल रिजर्व हैज़ ऑलरेडी, मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ यहाँ पे जो लिखी है, US फेडरल रिजर्व हैज़ ऑलरेडी हिंटेड इन इट्स कोर्स स्टार्ट withdrawing its asset purchase program which has led to a rise in bond। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है कि यूएस की जो मार्केट है, अभी हमने देखा था कि हॉकिश पॉलिसी उसके अंदर रही है, मैंने आपको सारा बताया था, तो उससे खैर इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी हुआ क्या है कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा असेट परचेजिंग पे फोकस कर रही है। मतलब कि उसे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक तो इन्वेस्टमेंट होती है कि आप डायरेक्टली मनी लोगों को दे दें, किसी भी फॉर्म में दें, इंटरेस्ट की फॉर्म में, या उनके बैंक अकाउंट्स में डलवा दें, कैसे करके।
तो दूसरा होता है कि आप असेट्स, मतलब जैसे मान लेते हैं मेट्रो बनवा दी हमने, मेट्रो बनवा दी तो एक तरह से गवर्नमेंट के एंड पे गवर्नमेंट ने अपने लिए असेट खरीद लिया, क्योंकि आपको थोड़े से कम पैसे देने पड़ते हैं, बट पैसे तो देने पड़ते हैं मेट्रो में चढ़ने के लिए, तो वो आपको बेसिकली गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हो जाता है उस तरह से। तो ये जो असेट बनाने वाला काम होता है ये भी गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए कर सकती है। तो इस तरह से यूएस की जो इकोनॉमी है वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इसके लिए क्या है कि उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ भी आता है वहाँ पे मतलब किसी भी इकोनॉमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद से फाइनेंस कर सके, तो सीधी सी बात है उनको लोन लेना पड़ेगा। लोन अगर वो अपनी जनता से ले लें जिनके लिए बना रहे हैं तो सबसे आइडियल बात होती है, तो यहीं से वो ले रहे हैं बेसिकली बॉन्ड्स की फॉर्म में। और बॉन्ड से अगर आपको ज़्यादा पैसे रेज करने हैं या किसी भी चीज़ से आपको ज़्यादा पैसे रेज करने हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट उसके ऊपर देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो हमने जो यहाँ पर पूरा ही देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाके पूछ सकते हैं। नो, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। हाँ, अब आगे स्टार्ट करते हैं। टेलीकोज टू गेट टिल अक्टूबर 29 टू मेक कॉल ऑन गोइंग मोराटोरियम। बेसिकली इसके अंदर मोराटोरियम का कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग है मोराटोरियम का। इसका मीनिंग ये होता है कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपने 100 रुपीज़ का रेट सपोज लोन लिया है, उसके अंदर आपको 10 साल के बाद अंदर रिपेमेंट करनी है। ये आप टाइम जीरो पे खड़े हैं, जो ऊपर आपको सबसे ऊपर टाइमलाइन दिख रही है ये वाली, आप टाइम जीरो पे खड़े हैं, आपको कोई रिपेमेंट नहीं करनी। उसके बाद मान लेते हैं इंटरेस्ट मिला के आपको 12-12 रुपये 10 साल तक देने, हर साल के एंड में। तो ये बेसिकली ये तो आपका लोन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। मोराटोरियम में क्या होता है, आपका लोन एक तरह से रीस्ट्रक्चर हो जाता है। रीस्ट्रक्चर मतलब एग्जैक्टली नहीं बोलते उसको, पर एक तरह से बोल सकते हैं। होता क्या है कि आपको जैसे मान लेते हैं आपने 1 साल की पेमेंट कर दी है वाली, बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कोरोना जैसी कोई चीज़ आ गई तो फिर आप रीपे नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे। उसके बाद क्या होता है, अगर आपके बैंक से रिलेशन अच्छे हैं और बैंक अप्रूव कर देता है तो आपको मोराटोरियम मिल सकता है। मोराटोरियम में क्या होगा कि आपको जैसे 2 साल का आपका हॉलीडे मिल गया आपको एक तरह से रीपेमेंट का। इसको एक अदर टर्म आप बोल सकते हैं रीपेमेंट हॉलीडे। रीपेमेंट हॉलीडे मिल गया, इसका मतलब आपको 2 साल तक पेमेंट ही नहीं करनी। उसके बाद आपको जैसे दो चीज़ें हो सकती हैं जनरली कि अगर आपको 12 ही रुपये देने हैं उसके बाद भी जितने आपके पहले बनते थे, तो आपको थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा उस टाइम का, तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि अगर आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर देना है तो आपको 14 रुपीज़ या मतलब आपका जितना भी इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से थोड़े से ज़्यादा भी देने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपका कि मोराटोरियम में दो बातें होती हैं, या तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे तो आपको टाइम उतने में हो जाएगा, और अगर आपको पैसे उतने देने हैं तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। दोनों बातें आपकी हो सकती हैं अगर आप शिफ्ट करवाते हैं मोराटोरियम की फॉर्म में। तो बेसिकली इस तरह से हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई चीज़ मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेलीकॉम कंपनीज लेना चाह रही है नहीं लेना चाह रही। अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, वो उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे डिपेंड करती है। तो इसके भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं एक बार। तो इसके पॉजिटिव सीधी सी बात यही है कि आपको डिले इन पेमेंट्स हो मिल जाएगा, यानी कि आपको पेमेंट जो है बाद में करनी पड़ेगी। ये पहला मतलब ये ओनली बेनिफिट है इसका, और कोई इसका बेनिफिट नहीं है, नहीं तो आप ये लेंगे ही नहीं। सेकंड जो इसके नेगेटिव है वो इसका पहला है, इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जिस टाइम पीरियड के लिए आप पेमेंट नहीं कर रहे, रीपेमेंट नहीं कर रहे, उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सेकंड होता है आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर आप जैसे ये वाला ऑप्शन लेते हैं, जो ये सेकंड वाला ऑप्शन था जिसके अंदर आपको 12 रुपीज़ ज़्यादा पे करने हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम तक रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का टाइम पीरियड जो है बढ़ जाएगा इस तरह से। आपका थर्ड है इसके अंदर जो फ़ायदा मतलब नुकसान हो सकता है, पर रेपुटेशन नीचे जा सकती है। अगर मान लेते हैं कोई बड़ी कंपनी है, वो मोराटोरियम जैसे रिलायंस जैसी कंपनी को मोराटोरियम लेना पड़ गया तो उसकी इमेज बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी। बट जैसे अगर कोई टेलीकॉम कंपनी है तो उसकी इमेज इन मामलों में ज़्यादा अच्छी होती भी नहीं है फाइनेंशियल्स के उसके अंदर, तो इनकी ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी मैंने एज अ पॉइंट इसको लिख दिया है, तो अगर आप चाहें तो इसको पूरे एक एज अ कॉन्सेप्ट और प्लस माइनस नोट कर सकते हैं। ना इसके अंदर हुआ कि बेसिकली अक्टूबर 29 एक डेडलाइन मिली है टेलीकॉम कंपनीज़ को एक डिसीजन लेने के लिए। क्या डिसीजन है कि आपको 4 साल का मोराटोरियम चाहिए या नहीं चाहिए। तो बेसिकली किसके ऊपर मोराटोरियम है ये भी समझना ज़रूरी है। ये है स्पेक्ट्रम ड्यूज के ऊपर। स्पेक्ट्रम आपका ये वाली चीज़ होती है, खम आप बोल सकते हैं इसको लेमन लैंग्वेज के अंदर, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं वो सब ट्रांसफ़र कर सके कंपनीज, क्योंकि उनका मेन काम ही वही है। मतलब एक टेलीकॉम कंपनी का मेन काम यही होता है इस तरह से। और आपको एक और यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिखेगा यहाँ पर, ये वाला फर्दर द 90 days हैव बीन गिवन टू, मैं एक बार जूम कर ही लेता हूँ थोड़ा,
for the 90 days have been given to carriers to exercise one time option of converting the interest which accrues due to deferred payments into government equity। मैंने एक बार रीड इसलिए किया ताकि आपको एक बार सही से सेंस मिल जाए, बट फिर भी इसके अंदर हुआ क्या है कि एक और चीज़ मिली है इनको, 90 डेज़ का उसके लिए टाइम पीरियड है। ये वाली तो 29 सितंबर को है, मतलब 29 अक्टूबर को, सॉरी। तो इसके लिए तो आपका सिर्फ 10 डेज़ का बचा शायद, तो ये 10 डेज़ का इसके लिए। तो अब इसके लिए जो सेकंड चीज़ है उसके लिए आपको 90 डेज़ का इनको मिला है। क्या चीज़ है, जो आपका स्पेक्ट्रम आपको मिला है उसके ड्यूज़ में से ही कुछ पार्ट जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, मान लेते अपने 100 रुपये का स्पेक्ट्रम खरीदा, तो उसके ऊपर ऐसा थोड़ी है कि आपको 100 रुपये रीपे करने हैं 10 साल बाद, मान लेते हैं, तो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट का पार्ट है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें गवर्नमेंट इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, यानी कि जो कंपनी की पूरी शेयर होल्डिंग है उसके अंदर जो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को एक तरह से हिस्सा दे दो, जितने उसके शेयर्स बेच दो उनको, इस तरह से बेसिकली कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप चाहें तो पढ़ भी सकते हो, और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो मतलब आपको टेलीकॉम सेक्टर को एनालाइज करने के लिए बोला जा सकता है कि क्वार्टर मतलब 2021 के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे थे टेलीकॉम सेक्टर के और गवर्नमेंट के रिलेशंस के अंदर, तो या फिर टेलीकॉम रिफॉर्म्स क्या हो रहे थे, तो ये रिफॉर्म्स का कुछ पार्ट बन सकता है आपका। नाउ पॉलिसी बाजार पेरेंट गेट्स सेबी नॉट फॉर 6,000 करोड़ IPO। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका पॉलिसी बाजार पेरेंट मतलब आपका जो, जैसे पेरेंट का मतलब होता है सब्सिडरी का जो एक तरह से मालिक होता है, होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। तो PB फिनटेक जो है इसकी कंपनी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। PB फिनटेक के बेसिकली पॉलिसी बाजार इसकी जो है फुल फॉर्म मानना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे एक और कंपनी आती है पैसाबाजार.com, ये आपने सुना भी होगा। ये एक बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकर है वो सब। तो इसके में क्या हुआ है कि PB फिनटेक के नाम पे जो कंपनी है उसको IPO की परमिशन मिली है 6,000 करोड़ की, बेसिकली इस तरह से। और PB फिनटेक की टोटल वैल्यूएशन आपकी 6 to 7 बिलियन की हो जाएगी इसके बाद। ना इसके अंदर हुआ क्या, मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी कि PB फिनटेक के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक पॉलिसी बाजार और एक पैसा बाजार, मेनली जो इनके दो बिजनेसेस हैं। पॉलिसी बाजार तो आपको बताइए कि इंश्योरेंस के अंदर हो गया पूरा, पैसा बाजार हो गया कि आपके डिस्काउंट ब्रोकिंग के अंदर और स्टॉक्स को डील करवाने के अंदर, वो सब चीज़ों के अंदर आपका हो गया। ना कंपनीज, यहाँ पे मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, कंपनीज प्लान टू रेज 3750 करोड़ वाया फ्रेश सेल एंड 2267 करोड़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर हुआ क्या है कि देखो जी 375 करोड़ तो गवर्नमेंट मतलब जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो देंगे, मतलब खुद पहली बार वो नए शेयर्स निकलेंगे, बट 2267 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने निकालेंगे। मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको ये शायद हाँ ये लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, बड़ों को बताया था कि अभी जैसे मान लेते हैं जो कंपनी की पूरी होल्डिंग है उसके अंदर से मान लेते हैं कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको किसी भी रीज़न की वजह से पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने मतलब जो इनका पूरा स्टेक है, ये पूरा इनका स्टेक हो गया, तो इसको जो है IPO में निकाल देंगे, यानी कि अब ये जो है पब्लिक का बन जाएगा, यानी कि जो बाकी बचा हुआ है सिर्फ वही बाकी लोगों का रह जाएगा, ये भी पब्लिक का हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो नए शेयर्स होने वाले हैं वो भी पब्लिक का हो जाएगा बेसिकली। तो ये पब्लिक के लिए निकाल सकते हैं अपने शेयर को। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली कोई इन्वेस्टमेंट बैंक है तो उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, या फिर उसे मान लेते हैं उसने पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट ही इसलिए किया था, जब इनका पहले IPO से पहले इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था ताकि जब इनका IPO आए तब हम जो है अपने पैसे को निकाल लें और हमारा पैसा कुछ ना कुछ अमाउंट से ग्रो करेगा। तो इस तरह से बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स का मेन काम ही यही होता है। तो ये आपका बेसिकली इस तरह से हो गया। तो ये मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। Now, HCL Tech expects strong Q3 show on back of new deals। बेसिकली इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका HCL का अभी एक इंटरव्यू है, CEO है जो उनके। HCL Tech क्या है कि ये एक IT सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी फर्म है, मतलब काफ़ी बड़ी नहीं बोलना चाहिए, सबसे बड़ी वन ऑफ द फर्म है। ना इसके अंदर हुआ क्या है कि आपकी HCL Tech के जो CEO हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है, इकोनॉमिक टाइम्स वालों के इंटरव्यू हुआ है। इसके अंदर हुआ क्या, उन्होंने बोला है कि न्यू डील्स हमें काफ़ी सारी मिली हैं IT सेक्टर के अंदर ही। इन्होंने कोई चीज़ को बेसिकली पिन पॉइंट नहीं किया है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिन पॉइंट हुआ है, ये हम समझेंगे बाद में। अभी इन्होंने जो दो बातें बोली है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग Q3 शो को। इसका मतलब क्या है कि Q3 का मतलब होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो 3 महीने हैं, इसके अंदर जो इनका बिजनेस होने वाला है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग रहने के आपके दो मीनिंग होते हैं, एक तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट भी मतलब बढ़ेगा, या फिर कम से कम ये है कि जितना प्रॉफिट पहले था उतना सस्टेन हो जाएगा, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। बट जैसे HCL Tech जितनी कंपनी है तो उसको बढ़ना आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा उससे। और एक जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उसको लिए कई बार मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ही रोबस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है।
तो आप ये याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। रोबस्ट का लिटरल मीनिंग भी यही होता है, हेल्दी होना, किसी चीज़ का चार्मिंग होना, वो सब होता है। तो एक तरह से वही हो गया आपका स्ट्रॉन्ग वाली सेंस के अंदर कि यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, मैं एक बार आपको ये वाला पॉइंट भी कवर कर लेता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया हुआ है, इसके अंदर क्या है बेसिकली कि अगर कोई टॉप पर्सनल कुछ कहता है किसी अपनी कंपनी के बारे में, तो उसको सब कुछ पता होता है। मतलब ये सीईओ है तो सीईओ भी को कुछ पता नहीं होगा तो किसको पता होगा। तो इनको सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद ये बात कह रहे हैं जो ये इन्होंने कही है कि ये बढ़ने वाला वगैरह। तो अगर आपको एनालाइज करने किसी कंपनी को, तो एक बहुत ही अच्छा मेजर होता है कि पास्ट में जो है लोगों ने, मतलब जो उसके टॉप पर्सनल है, ऐसे इंटरव्यूज़ पहले भी हुए होंगे, तो पहले वाले इंटरव्यूज़ में इन्होंने क्या कहा है और उसकी बेसिस पे क्या हुआ है कंपनी के साथ, तो वो आपको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको इसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस तरह से मैं एक बार आपको वापस से बता दूंगा ये क्या कहना चाह रहा था मैं यहाँ पर। नाउ टीसीएस प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोडक्ट्स बेस्ड हाई ऑन सब्सक्रिप्शंस। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा था, मैंने लिख भी रखा। गैलरी के अंदर आपकी क्लाउड स्टोरेज आती होगी। क्लाउड स्टोरेज के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपको जैसे आपकी गैलरी में सबसे लास्ट में लिखा होता होगा कि क्लाउड स्टोरेज रनिंग आउट और आपको 700-800 रुपये पे करने पड़ेंगे महीने के, तो आप जो है क्लाउड पे स्टोरेज कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन से कुछ डिलीट करेंगे तो वो वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से बेसिकली होता है आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल कि आपको हर महीने 700-800 रुपये देने पड़ेंगे। तो यही बेसिकली क्लाउड वाली सर्विसेज के अंदर सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है बेसिकली। तो ये जो है टीसीएस वाले, इनकी वजह से, मतलब टीसीएस जो कंपनी आपको सभी को पता है, तो इन ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा 12 से 13% इनका बिजनेस जो है इसी उससे आ रहा है, आपका इसी सेगमेंट से आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली आपका हाई इसकी वजह से आपका हो रहा है बिजनेस। तो ये आपका हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये भी एक्सपेक्ट है अच्छा प्रॉफिट इनका रहेगा, बहुत ही बेसिक सी बात है आपकी आपकी। दीज हैव गिवन अस द एबिलिटी टू डेवलप इंटरेस्टिंग नॉलेज, जनरेट अ लॉट ऑफ पेटेंट्स, इट्स अ ह्यूज डिफरेंशिएटर फॉर अस। ये जो है आपके ये सीओओ है। सीओओ का मतलब आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मैं रिपीट कर देता हूँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये बेसिकली सीओओ की फुल फॉर्म है। तो ये जो है आपके एन गणापति हैं शायद इनका नाम, सुब्रमण्यम। तो इन्होंने जो है ये बोला है, दीज हैव गिवन अस द एबिलिटी टू डेवलप इंडस्ट्री, मतलब पेटेंट्स को डेवलप करने की इन्होंने काफ़ी सारी नॉलेज दी है इनका कंपनी के जो अंदर काम करते हैं। और इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गए हैं जो बाकी इनके जैसे मतलब एक तरह से प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो या क्लाउड स्टोरेज वाले सेगमेंट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नीचे जो तो आपका चिप वो, अच्छा यहाँ पे भी यही बात अप्लाई होती है, क्या एनालाइज करें ज़रूर से इस कंपनी को, मतलब ये फ्यूचर के अंदर इन पेटेंट्स को यूज़ कर पाती है नहीं कर पाती, इस चीज़ को ज़रूर से एनालाइज करें। मतलब हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि 1 साल बाद कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कंपनी कई बार, या जो मतलब दूसरे लोग हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स वाले हैं या कोई भी है, तो वो उसके रीजंस बताएगा। अगर उस रीजंस के अंदर वो पेटेंट्स को यूज़ करे कि पेटेंट्स की वजह से ये हुआ है, तो एक मतलब आप इसको जो इनकी टॉप मैनेजमेंट है उनको वर्दी मान सकते हैं कि मतलब वो अच्छे लोग हैं बेसिकली, वो जो कहते हैं वो होता है। तो इस तरह से आप के देख सकते हैं। अगर कोई और रीज़न है तो फिर मतलब एक दूसरा सेकंड थॉट आपके मन में आना चाहिए। नाउ चिप वॉज स्लो कार मेकर्स इन फेस्टिव लैब। बहुत ही बेसिक सी बात है, बट फिर भी मैं जो इसमें एनालिसिस वाला पॉइंट है वो कवर करता हूँ जो थोड़ा सा डीप है आपका। मैं एक बार टाइम नोट कर लेता हूँ क्या। नाउ इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका चिप शॉर्टेज, इस मैं एक बार आपको, चिप शॉर्टेज में क्या हुआ है कि बेसिकली इसके अंदर ये एक ट्रेंड सा बन गया, हमने कल भी न्यूज़ देखी थी। इसमें क्या हुआ है कि आपका वही चिप शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर की जो चिप्स होती हैं जो कार के लिए नेसेसिटी है अब तो वो उनकी शॉर्टेज हो गई है। तो इसकी वजह से कार की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है, क्योंकि अगर वो कार बनाएंगे बिना सेमीकंडक्टर के तो वो बिकेगी नहीं, तो वो बना ही नहीं सकते एक तरह से। तो फेस्टिव लैब के अंदर जहाँ पे कार्स की डिमांड मतलब हमें फ्यूचर में बढ़ती हुई दिख सकती है, तो डिमांड आपकी बढ़ रही है और सप्लाई आपकी कम हो रही है। तो मतलब काफ़ी एक वो हो गया कि कार मेकर्स हैं जो सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक एडवर्स बात हो गई आपकी। तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, अब ये उन्होंने एक एस्टिमेटेड लॉस निकाला है कि 4,50,000 यूनिट्स का इनको लॉस हो सकता है इनकी सेल्स का, मतलब अगर ये नहीं बना पाए उतना माल, तो यहाँ पे मतलब इतनी कास्ट तो यहाँ पे इन्होंने रेंज भी दिया है। यहाँ पे तो देखो उन्होंने मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला है 2,50,000 से 4,50,000 के आसपास इन्होंने यहाँ पे जो ये नंबर दिया है। तो बाकी आप चाहें तो बढ़ भी सकते हैं, बट बाकी के अंदर कुछ ऐसा सच नहीं है। यही है कि आपका प्रोडक्शन का लॉस किस लिए हो रहा है, उनका मेन रीज़न तो आपका चिप शॉर्टेज ही है, वो हमने जो है यहाँ पर पूरा देख लिया। ना इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट वाली बात है वो ये है कि आपको हो सकता है कि ऑटो इंडस्ट्री को बोला जाए कि आप मान लीजिए अगले साल 6 महीने बाद या 2 साल बाद आपको बोला जाए, या वैसे भी आपको कोई पेपर कोई किसी से पूछना हो कुछ भी, तो उसके अंदर आपको ये हो सकता है कि आपको Q2 और Q3 डिस्कस करने को बोला जाए 2021 का ऑटो इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा था।
तो ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं उस टाइम पे। अब अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि 2019 के अंदर Q2 के अंदर क्या चल रहा था, तो आप कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ हाईलाइट करते हुए चलना चाहिए कि अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है और उसमें किस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट चल रहा है। तो इस तरह से आपका जैसे IT इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट चल रहा है, क्योंकि उनके दो रीजन हो सकते हैं, ये यहाँ पे जो दो रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो इस तरह से बेसिकली आपका, तो ऑटो इंडस्ट्री के अंदर सीधी सी बात, आपको अगर कोई Q3 बोलेगा 2021 का एनालाइज करने के लिए, तो आपके मन में एक ही पॉइंट आना चाहिए मेनली, ये जो आपका चिप शॉर्टेज वाला पॉइंट है यही आना चाहिए मेनली। तो ये बेसिकली हमने पूरा जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं, आपका इक्विटी मार्केट्स के ऊपर कवर करते हैं इसको। ये आज का सेक्शन ये ना, इसके अंदर हुआ क्या है कि आप मैं एक बार ना, इसके अंदर हुआ क्या, ग्रेट बार्गेन्स ऑन डी स्ट्रीट टू PSU शाइनिंग, इसको बहुत ही पेंट करके फर्स्ट मतलब हेडलाइन के अंदर लिखा हुआ है। हुआ क्या है, PSUs की बहुत ही ज़्यादा शेयर प्राइस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इनकी वैल्यूएशन है, जो मतलब टोटल इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इनकी है, वो दोनों चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से बढ़ गई हैं। और एक जो पॉइंट हमें इन्होंने अच्छा लिखा है वो ये है कि जितनी इनकी वैल्यूएशन है, यानी कि जितना इनका शेयर प्राइस है, वो रीजनेबल वैल्यूएशन के अंदर आ रहा है। रीजनेबल वैल्यूएशन ये मेन पॉइंट है इसका, इसीलिए मैं इसके ऊपर एम्फोसिस करना चाह रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर आपने जोमेटो के बारे में सुना होगा, राकेश झुंझुनवाला जी ने भी कहा था कि जोमेटो की जो है वैल्यूएशन अबसर्ड है। अबसर्ड मतलब कि एक जितनी होनी चाहिए बेसिकली उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, अब नॉर्मल टाइप की है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मान लेते कंपनी के टोटल असेट्स हैं 100 रुपये के फॉर एग्जांपल, और कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 10 रुपये के, तो एक शेयर आइडियली 10 रुपये के आसपास होना चाहिए। या अगर हम थोड़ा सा प्रीमियम जोड़ें कि कंपनी थोड़ी सी अच्छा परफॉर्म करिए, तो 12 रुपये 13 रुपये के आसपास होना चाहिए। बट मान लो शेयर चल रहा है 100 रुपये के आसपास, जितने कंपनी के टोटल असेट्स हैं, तो वो एक absurd वैल्यूएशन होती है। तो आपका जो राकेश झुंझुनवाला जी RJ बोलते हैं उनको, मतलब जो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर आपको पता होगा, तो वो जो है उन्होंने बोला था कि जोमेटो कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो बेसिकली इसलिए उन्होंने भी जोमेटो IPO के अंदर या उसके बाद भी ऐसी टेक कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट, टेक स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। खैर यहाँ पे क्या है पॉइंट कि वैल्यूएशन जो है इन कंपनीज़ की वो भी रीज़नेबल है। तो आज के टाइम पे मतलब काफ़ी एक पॉजिटिव बात है और काफ़ी स्कार्स बात है। स्कार्स क्यों है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपनीज़ की वैल्यूएशन जो आज के टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही है बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। रिलायंस की वैल्यूएशन को भी ओवर वैल्यू बोला जाता है कि 2200 के आसपास इनकी आइडियल वैल्यूएशन बोली जाती है, और अब इनका शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर चल रहा है इस तरह से बेसिकली आपका। तो ये में काफ़ी अच्छी बात है इसके रिलेटेड। और यहाँ पे इन्होंने मतलब जो जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो थोड़ी फनी सेंस के लिए फाइनेंस के अंदर जाने जाते हैं। ये आपके राजेश मैकेंस, तो ये इनका नाम है, आप देख सकते हैं, बाकी इनको गूगल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक जो वर्ड लिखा है ये काफ़ी मतलब फनी सा एक तरह से, एयर इंडिया की सेल के बाद इन्होंने यूज़ किया सिंड्रेला मेकओवर हो गया है पूरे स्टॉक मार्केट का, कि जो आपकी वैल्यूएशन हैं जिस तरह से बढ़ रही है, इसके लिए इन्होंने सिंड्रेला मेकओवर वाला यूज़ किया। हालांकि तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हाई डिविडेंड यील्ड्स हो गई इनकी, मतलब इस कंपनीज़ के अंदर, यानी कि PSUs के अंदर हाई डिविडेंड यील्ड्स का मतलब वही है कि कंपनी डिविडेंड्स बहुत सारे दे रही है। कैश फ्लोज अट्रैक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, की गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंदर कैश फ्लोज जो आ रहे हैं वही आपका, एक तो स्टॉक प्राइस बढ़ना हो गया और आपका डिविडेंड हो गया, तो ये दो चीज़ें होती हैं मेनली स्टॉक्स के अंदर। तो दोनों चीज़ें मिला के कैश फ्लोज अच्छे आ रहे हैं, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं इस तरह से बेसिकली। और इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे आपके इंडेक्सेस, मतलब जो आपके स्टॉक्स हैं वो दे रखे हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के, ऑलमोस्ट सारे ही दे रखे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ईयर टू डेट इनके एक साल के रिटर्न्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर। तो बेसिकली अगर आप चाहें तो इसके अंदर मतलब बाकी भी पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर इसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पर। ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। HDFC बैंक से स्ट्रॉन्ग नंबर्स, लोअर स्लिपेज गेट्स अ थम्स अप। मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली 2-3 दिन पहले आपका HDFC बैंक और डी मार्ट, ये दो कंपनीज, और काफ़ी सारी और कंपनीज ने भी, मतलब ये दो मेन थी, तो इन दोनों कंपनीज ने आपका अपना रिपोर्टिंग की मतलब कि अपने Q2 के रिजल्ट्स, Q2 का मतलब क्या होता है, आपका अप्रैल मई जून होता है Q1, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने होते हैं Q2 के। तो Q2 के अंदर बेसिकली इन्होंने अपनी जो इनका रेवेन्यू रहा, नेट प्रॉफिट रहा, वो सब रिपोर्ट किया। तो पब्लिक कंपनीज को और जो थोड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको क्वार्टर वाइज रिपोर्टिंग ज़रूरी होती है। आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर 1 मंथ की रिपोर्टिंग एसेंशियल होती है, कि आपको हर महीने जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं ऑटो सेक्टर के अंदर, उनको अपनी हर महीने अपना जो भी जिन्होंने उतना सेल किया, रेवेन्यू किया, वो सब बताना पड़ता है। तो ऐसे ही हर सेक्टर के अंदर अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे बैंक्स के अंदर ये रूल है कि आपको हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में बताना पड़ेगा। तो इसके अंदर हुआ कि HDFC बैंक ने कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स होने का सीधा सा मतलब ये है कि रेवेन्यू बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है आपका।
और ये हो सकता है कि ग्रोथ का रेट भी बढ़ा हो, यानी कि बढ़ने का रेट भी बढ़ा हो, अगर आपको समझ में आया तो। लोअर स्लिपेज गेट्स अ थम्स अप, बहुत ही बेसिक सी बात है। लोअर स्लिपेज का मतलब है कि जो इनका एनपीए है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बेसिकली बैड डेट, कि एचडीएफसी बैंक ने किसी को लोन दिया, वो लोन जिसको दिया वो लेके भाग गया, यानी कि रीपे नहीं किया उसने, तो इसको स्लिपेज बोलते हैं एक दूसरी भाषा के अंदर। मेन इसकी जो नॉर्मल भाषा थी उसको एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि जो आपने लोन दिया बैंक ने, वो बैंक के लिए तो एसेट ही हो गया और उसने परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इस तरह से बेसिकली आपका, तो लोअर स्लिपेज होने की वजह से और स्ट्रॉन्ग नंबर्स होने की वजह से, तो ये जो बैंक है गेट्स अ थम्स अप। गेट्स अ थम्स अप का मतलब क्या होता है कि जो काफ़ी बड़े बड़े एनालिस्ट वाली ऑर्गेनाइजेशन बैठे हैं और एनालिस्ट वाली कंपनी बैठे हैं, जिनके अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम ही यही है कि वो हर कंपनी को एनालाइज करते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये बोला है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे है आपकी, एडलवाइज है, ये सब आपकी कंपनीज हैं सारी की सारी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इन सब ने ऑलमोस्ट यही बोला है, बाय कर रहा है, ऐड करो, बाय करो, बाय करो, और ये सब जो चीज़ें हैं इन्होंने बोली है। और इन्होंने टारगेट प्राइस भी बताया। टारगेट प्राइस मतलब कि यहाँ तक जो है कंपनी का शेयर वैल्यू जा सकती है आपकी। बहुत ही बेसिक सी बात है, यहाँ पे आपको कोई भी समझने में दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आ रही होगी। मैं एक बार टाइम स्टैम्प नोट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये हो गया। हाँ, तो मोस्ट ब्रोकर्स बेयरिश ऑन डी मार्ट डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग Q2। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही मतलब एक वो वाली लाइन हो गई कि ऐसा वेग वाली लाइन हो गई। यहाँ पर हुआ क्या, डी मार्ट का भी स्ट्रॉन्ग Q2 रहा, यानी कि Q2 का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बट इसके बावजूद काफ़ी सारे जो ब्रोकरेजेस हैं जो यहाँ पे Q2 के अच्छे होने की वजह से इनको बाय करने के बोल रहे हैं, वो इसको सेल करने के लिए बोल रहे हैं, बेयरिश हैं इस वाले मतलब स्टॉक के अंदर, यानी कि इसको होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं कि अब ये सेल अभी, और मतलब कुछ वाले तो बोल रहे हैं कि बेच दो, एक्सेस कैपिटल बोल रहा है बेच दो, आपके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ बेच दो, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ नंबर 1 पर है इस चीज़ को बोलने के लिए कि आप एचडीएफसी बैंक को बाय कर लो। खैर, यहाँ पे बोला गया है कि इसके रीजंस इन्होंने दिए हैं, इन्होंने भी 3 दिन पहले अपना रिपोर्टिंग की थी, उसके बाद काफ़ी सारे रीजंस आने शुरू हो गए कि हम क्यों इनका टारगेट प्राइस कम करें। तो इसके रीजंस इसीलिए आए बेसिकली, मतलब इसके रीजंस ये आए बेसिकली कि आपका जिस तरह से जो इनके प्री पैंडमिक लेवल्स थे, यानी कि जिनका इतना, जितनी इनकी सेल्स पहले होती थी, जितना इनका रेवेन्यू पहले था, उतना ही अभी उस पर पहुँच ही नहीं पाए हैं। हालांकि ग्रोथ हो गई है, ग्रोथ तो इसलिए हो गई क्योंकि पिछले साल कम हुआ था सेल्स, पर फिर भी जितनी रियल ग्रोथ होनी चाहिए थी, जितने प्री पैंडमिक लेवल्स पे थे ये लोग, तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो आ ही गई हैं उस लेवल पे, उससे ऊपर भी चली गई हैं कई, तो उस लेवल पे जो है नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पे जो है एक पॉइंट ये बोला है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ वालों ने बोला है, जिन्होंने इनका शेयर प्राइस सेल करने के लिए बोला है, और एक्सिस सिक्योरिटीज़ वालों ने बोला है कि आपका जो मतलब बेसिकली घुमा फिरा के ये बोलना चाह रहे हैं, ओवर वैल्यूड है कंपनी, यानी कि जितना इनका जो इनके स्टोर्स हैं जितने नंबर ऑफ, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओवर वैल्यू हो रखे, यानी कि एक स्टोर की जितनी वैल्यू है वो इन्होंने वॉलमार्ट से कंपेयर किया है। वॉलमार्ट आप सभी को पता है इसी सेम सेक्टर के अंदर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो वॉलमार्ट से कंपेयर किया इन्होंने कि वॉलमार्ट की हर स्टोर की कितनी वैल्यू है, जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली, और उन्होंने इसके वैल्यू किया, मतलब कि आपके डी मार्ट का वैल्यू किया है, तो डी मार्ट का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है वॉलमार्ट से, जो कि मतलब एक रीज़नेबल बात नहीं लगती है, क्योंकि हम सभी को पता है वॉलमार्ट बिग बड़ी कंपनी है डी मार्ट से अभी के लिए। नौ एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि यहाँ पर मिस्ड आउट ऑन आईपीओ रश, मैनी मोर कमिंग सून, इसको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हुआ क्या है कि बेसिकली सेबी ने बहुत सारे आईपीओ को अप्रूव कर दिया है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने फिगर दिया है 6 कंपनीज़ के आईपीओ को उन्होंने इम्प्रूव कर दिया, मतलब अप्रूव कर दिया है, और 52 भी वेटिंग लिस्ट के अंदर है, मतलब अगले साल के लिए भी काफ़ी सारे वेटिंग लिस्ट के अंदर अभी से हैं, और इन्होंने उसका नाम भी दे दिया स्टार हेल्थ, नाइका, अदानी विल्मर, पेन्ना सीमेंट, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स और सियाची इंडस्ट्रीज़। ये जो आपकी 6 कंपनीज़ हैं ये आपकी प्रोस्पेक्टिव आईपीओस आपके बन सकते हैं इसी साल के अंदर अंदर। तो ये बेसिक, और इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, पॉलिसी बाजार है, पेटीएम है, बहुत सारे और भी आईपीओस हैं आपके। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक सी बात है, ये बोलना चाह रहे कि आप आईपीओ के अंदर आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये इस पूरे आर्टिकल के अंदर समझाना चाह रहे हैं, जो कि ज़्यादा रेलिवेंट नहीं। Now, HUL net may rise 7% on improving demand, but margins face pressure। बहुत ही बेसिक सी बात है, HUL का नेट प्रॉफिट जो है वो 7% के आसपास से इंक्रीज कर सकता है, मैं ये बोल रहा है तो इंक्रीज कर सकता है ऑन इम्प्रूविंग डिमांड, बट मार्जिन्स फेस प्रेशर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, ये इन्होंने पहले मतलब ये जो 2 इन्होंने डिस्कशन किया इसके ऊपर ही कवर मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, बट मैं इसकी एनुअल रिपोर्ट खुद भी पढ़ूंगा जो इन्होंने रिपोर्टिंग किया, और मैं आपको हो सके तो बताऊंगा अभी। हुआ क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है उससे मैटर होता है, मतलब उससे तो मैटर होता ही है कि आपका रेवेन्यू कितना ग्रो कर रहा है, पर उसके अंदर से आपका मार्जिन कितना है, यानी कि आप कमा कितना पा रहे हैं उससे।
तो कि जो नई नई कंपनीज होती हैं उनका मार्जिन बहुत ही कम होता है। तो नई नई कंपनीज को तो एक अलग हम छोड़ दें, तो अब जो थोड़ी बड़ी हो गई कंपनीज उनका मार्जिन भी ग्रो करना चाहिए। मार्जिन ग्रो करने का मतलब ये होता है कि अगर वो 100 रुपये की सेल्स करते हैं तो पहले भी अगर वो 10 रुपये कमा रहे थे और अब उन्होंने मान लो 120 की सेल कर दी, बट अब 8 रुपये कमा पा रहे हैं सिर्फ उसमें से, या 8 रुपये पर 100 शेयर, तो आपके हो गए 10 रुपीज़ हो गए, यानी कि इससे भी वो सिर्फ 10 रुपीज़ कमा पा रहे हैं। तो ये एक एडवर्स सिनेरियो है कि कंपनी को अपने प्राइसेस को कम करके बेचना पड़ रहा है अपना जो प्रोडक्ट है। तो इससे ये आप इंडिकेशन लगा सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है या उनकी जो सर्विस है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट और सर्विस की उतनी वैल्यू नहीं है तो वो सीधी सी बात है लॉन्ग टर्म के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह से आपका रेवेन्यू और जो आपका प्राइसिंग का मॉडल होता है या जो आपका पर यूनिट आपका जितना मार्जिन बचता है तो उसका ये मैट्रिक्स होता है पूरा। यहाँ पे हुआ क्या है, HCL का नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज़ कर गया है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं 130 की सेल हो गई है और यहाँ पे आपका रेवेन्यू थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाएगा, मान लेते हैं 12 रुपये हो जाएगा। ये इसीलिए होगा सिर्फ क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ा है। तो यहाँ पे भी यही बोलना चाह रहे हैं, HUL का नेट में इंक्रीज 7% से कर सकता है। और ऑन इम्प्रूविंग डिमांड, ऑन इम्प्रूविंग डिमांड का आप समझ रहे हैं मतलब, ऑन इम्प्रूविंग डिमांड मतलब रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सेल्स का जो ग्रॉस वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो इस बट मार्जिन फेस प्रेशर, यानी कि मार्जिन कम हो जाएगा इनका। यहाँ पे 10% मार्जिन था फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 10% से कम ही हो जाएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूँ बट उसका कोई वो नहीं है, 10% से कम हो जाएगा बेसिकली मार्जिन यहाँ पर। तो ये तो एक एग्जांपल वाली फिगर थी, आप रियल फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली इस तरह से आपका ये हुआ है। और इन्होंने जो रेवेन्यू मतलब जो मेन सेल्स वाली ग्रोथ है वो भी बताने की कोशिश की है। वॉल्यूम ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी इन हाई सिंगल डिजिट्स। तो आप भी देख सकते हैं कि 7% मतलब हाई सिंगल डिजिट का मतलब होता है 5% से ऊपर, 10% से नीचे, यानी कि 6%, 7%, 8%, 9%, ये सारी हाई सिंगल डिजिट्स आपकी। और लो सिंगल डिजिट का मतलब हो गया 4, 3, 2, 1, ये सारी लो सिंगल डिजिट्स हो गए आपकी। बहुत ही बेसिक सी बात है, इसमें कोई बताने वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली आपका ऑपरेटिंग मार्जिन आर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट टू अराउंड 23%। तो 23% के आसपास जो इनके मार्जिन आ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बताया कि पहले कितने थे, ये भी इनको मेरे ख्याल से बताना चाहिए था। तो वो मतलब वो तो अपने ऊपर है, और हम चाहे तो एक बार एनालाइज कर भी सकते हैं। और हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस और इन्फ्लेशन इनपुट कॉस्ट, मतलब बहुत ही बेसिक सी बात है, दोनों बातें यही कहना चाह रही है कि जो इनका रीज़न है मेनली जो आपके रेवेन्यू के कम होने का, वो एक कॉस्ट ही होता है। वो एक नेचुरल सी बात है कि कॉस्ट बढ़ेगी तभी आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, मतलब आपका मार्जिन कम हो रहा है। तो इसी वजह से कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी इसी वजह से आपका हो रहा है। तो हमने जो है पूरा डिस्कस कर लिया। और वापस मैं बोलूँगा कि आपको एक नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर 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 ज्वाइन कर लें। और मोस्ट प्रोबेबली आज आपको चैप्टर्स मिल गए होंगे, मैंने सारे नोट तो कर ही लिए, मैं डाल भी दूंगा उसके अंदर। तो अगर आपको वो चीज़ पसंद आती है तो भी आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।